नमस्कार, आप देख रहे सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव आपके साथ। हमारे शो में होगा इक्विटी बाजार का सारा एक्शन, लेकिन उससे पहले हमें इंतजार है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का। तो सबसे पहला फोकस कमोडिटी बाजार का ओपनिंग सेशन, और इनके खुलते ही आपको हम बताएंगे कौन से वो लेवल्स हैं जहां है कमाई का मौका आपके लिए। इसके बाद इंट्राडे के लिए कौन सा वो शेयर है जो आपको करवा के देगा जोरदार कमाई। तत्काल ट्रेड आइडिया राकेश बंसल जी आज होंगे हमारे साथ, उनसे समझेंगे दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। जाने माने टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल होंगे आज हमारे साथ। हमारी खास पेशकश टैक्स घटाओ आंदोलन में नितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। सुमित जैन की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:27 से, और आपके शेयरों पर प्रकाश गावा की फटाफट सलाह 10:57 पर। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजारों के खुलने के ठीक पहले किस तरह के संकेत हैं। पिछले हफ्ते करीब 3% की गिरावट के बाद सोने में आज हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर यह हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, हालांकि बहाव अभी भी $1200 के नीचे ही चल रहा है। वहीं चांदी में भी रिकवरी आने से भाव फिर से $17 के पार चला गया है। लेकिन कच्चे तेल की अगर बात की जाए तो यहां हम देख रहे हैं कि एक गिरावट अब आ रही है कच्चे तेल में। नाइमेक्स पर क्रूड का भाव $53 के नीचे जा चुका है, और $53 के नीचे ही हम कारोबार देख रहे हैं। और कमोडिटी बाजार के लिए ये हफ्ता बेहद खास रहने वाला है। कई सारे ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जिनका असर हम कमोडिटी बाजार में देखेंगे। 1 फरवरी को भारत में पेश होगा बजट, वहीं अमेरिका में इसी दिन ब्याज दरों पर एफओएमसी की एक अहम बैठक होने वाली है। साथ ही इसी दिन यानी 1 फरवरी को चीन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के डेटा के साथ बाजार को अमेरिका में कच्चे तेल के भंडारण रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा। तो इतने सारे ट्रिगर्स हैं। और 3 फरवरी को अमेरिका में क्रूड रिग काउंट और रोजगार के आंकड़े जारी होने वाले हैं। तो इन तमाम इवेंट्स पर रहने वाली है नजर, और ये गाइड करेंगे, एक तरह से डिक्टेट करेंगे क्रूड की कीमत, वहीं एक पूरे कमोडिटी बाजार के मूड को भी। कच्चे तेल और सोने की चाल पर इन सब का असर हम सबसे ज्यादा देखेंगे, और इन्हें क्लोजली वॉच किया जाएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट इन पर पड़ता है। फिलहाल डॉलर में दबाव है और रुपया सुस्त है। घरेलू कमोडिटी बाजार के अब खुलने का इंतजार है कि जो रुपया सुस्त है उसका किस तरह का इम्पैक्ट हम देखेंगे ओवरऑल कमोडिटी बाजार के मूड पर। तो खुल चुके कमोडिटी बाजार, नजर डालते हैं किन लेवल्स पर हो रही है आज शुरुआत कमोडिटी बाजारों में। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्रूड लाएंगे कि क्रूड में किस तरह की आज शुरुआत है। तो क्रूड में तेजी 3611 के साथ आज क्रूड की शुरुआत होती हुई ₹3 की तेजी हम क्रूड में अभी फिलहाल देख रहे हैं। सोना और चांदी भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। सोने में हल्की मजबूती 28,414 के लेवल, लेकिन इससे पहले नेचुरल गैस ₹227.20 के साथ खुल रहा है। यहां पर दबाव है। सोने में माफ कीजिएगा, हम देख रहे हैं ₹61 की तेजी के साथ शुरुआत होते हुए। वहीं चांदी ₹101 की मजबूती 41,533 का भाव यहां पर। सोना ₹52 की मजबूती के साथ खुल रहा है 28,405 के लेवल्स पर। बेस मेटल्स में कॉपर की शुरुआत हो रही है ₹403.95 पर। कमजोर शुरुआत तक कॉपर में हम देख रहे हैं। बेस मेटल्स में कुछ और मेटल्स पर भी नजर डालते हैं कि कहां पर हो रही है आज शुरुआत इनकी। एल्यूमिनियम ₹123.80 पर खुलता हुआ, यहां पर भी दबाव। कॉपर एल्यूमिनियम दोनों में दबाव। लेड में अभी कोई ज्यादा खास बदलाव नहीं है। निकल में हम देख रहे हैं बढ़त के साथ हो रही है शुरुआत। तो वहीं जिंक में भी ₹187.70 के साथ शुरुआत होते हुए बढ़त पे। सोया ऑयल ₹703.20 पर शुरुआत कर रहा है। एग्री कमोडिटीज में और देखते हैं किस तरह का एक्शन नजर आया, लेकिन सोया ऑयल में गिरावट के साथ होती हुई आज की शुरुआत। क्रूड पाम ऑयल ₹586.80 के साथ खुलते हुए अभी अभी खुला, इसलिए भाव में कुछ ज्यादा हम तेजी या बढ़त नहीं देख रहे हैं। सरसों भी दबाव के साथ खुल रहा है, 3,857 का भाव है। ग्वासी 3,277 के साथ खुलते हुए, यहां पर भी दबाव। हल्दी भी ₹18 की कमजोरी 6,680 का भाव, और जीरे में भी कमजोरी बढ़ती हुई ₹250 की कमजोरी है अभी फिलहाल। तो कमोडिटी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आप दोनों का स्वागत है। जय, गुड मॉर्निंग। आपसे शुरुआत करते हैं। सोने के लिए काफी अहम हफ्ता ये रहने वाला है। कई सारे ट्रिगर्स हैं जो काम करेंगे, कई सारे इवेंट्स है। एफओएमसी की बैठक होने वाली है, हमारे देश में बजट पेश होने वाला है। तो अभी इन सारे इवेंट्स के पहले आप सोने में क्या करने की सलाह दे रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। जैसे आपने सही बताया, काफी इवेंटफुल वीक रहने वाला है।
बट जो ट्रेंड है फंडामेंटल के तौर पे अगर देखें तो इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक मार्केट्स में वो नेगेटिव है, तो कोई भी यहाँ पे बिकवाली की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे अगर $1200 के ऊपर ड्यूरिंग द डे अगर कुछ कामकाज होता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही है। मैं बेयरिश हूँ गोल्ड को लेके और शॉर्ट साइड में रहना पसंद करूंगा ऑन राइज। तो 28,600 के आसपास एक बेहतर लेवल है मेरे ख्याल से, वहां बिकवाली करके चलनी चाहिए और पॉसिबिलिटी है कि इस वीक में ही 28,000 या उसके नीचे का लेवल देखने को मिले। साथ ही में शायद चांदी फिर से $17 के पार है, क्या सलाह होगी आपकी अभी इसमें? चांदी मुझे लगता है गोल्ड के कंपैरिजन में हो सकता है बेटर परफॉर्म करे, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल में जिस हिसाब से एक पॉजिटिव रुझान है उसका एक डायरेक्ट बेनिफिट चांदी को भी मिल रहा है। तो 41,000 के नीचे जाता हुआ भाव शॉर्ट टर्म में नजर नहीं आ रहा है, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। तो थोड़े से यहाँ डिप मिले तो बाई की सलाह दूंगा मैं। 41,100 के आसपास अगर आता है तो 4800 के स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाई किया जा सकता है 41,800 तक के टारगेट के लिए। आशा जी गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। एग्री कमोडिटीज में मेरी पहली पिक कोरिएंडर में रहेगी। एनसीडीएक्स के अप्रैल वायदे में सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी। बेसिकली इसमें कोरिएंडर में अगर देखा जाए तो अराइवल्स इसमें थोड़े बहुत आने स्टार्ट हो गए हैं और जो पीक अराइवल सीजन है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से इसमें पीक अराइवल्स आएंगे जिनके के अच्छे आने की उम्मीद है। उसी वजह से प्राइसेस में एक दबाव हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकता है। सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी। अप्रैल वायदे में 7700 के लेवल पे 7900 का स्टॉप लॉस रखा जाएगा। 7450 से लेके 7400 के पॉसिबल टारगेट के लिए। सेकंड कॉल मेज में रहेगी। एनसीडीएक्स के फरवरी वायदा में सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी। इस काउंटर पे लेवल्स रहेंगे 1475, स्टॉप लॉस रहेगा 1510, टारगेट रहेगा 1430। स्ट्रॉन्ग अराइवल्स की वजह से मेज में भी हमें एक दबाव गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकता है, इसीलिए सेलिंग करके इसमें भी चला जा सकता है। तो आस्था सेल साइड रहेंगी कोरिएंडर और मक्के में, और इनके लेवल्स जिनको ये कह रही हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए आपकी स्क्रीन पर हैं। और अब अजय आपसे समझना चाहूंगी, कच्चे तेल में हम देख रहे हैं दबाव और इस गिरावट में अभी आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? थोड़ा और गिरावट का वेट करना चाहिए। आई थिंक 50-190 अगर नाइमेक्स की बात करें और घरेलू मार्केट में करीब 35-70, 35-80 मुझे लगता है वो लेवल हो सकता है सस्टेन करे, क्योंकि अगर फंडामेंटली भी आप देखें तो जिस हिसाब से यूएस के अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, चाइना में भी अभी न्यू ईयर के बाद यहाँ पे जब मार्केट्स खुलेंगे तो चांसेस है कि यहाँ पे डिमांड रिवाइवल देखने को मिले और ऑलरेडी प्रोडक्शन कट्स जो हो रहे हैं वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है 2017 में। तो ओवरऑल मैं बेयरिश नहीं हूँ क्रूड में। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी इसमें बाई ऑन डे रखी। और बेस मेटल्स में आपकी पिक कहाँ होगी आज? बेस मेटल्स में कॉपर अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है 400 के आसपास आए तो वापस री एंटर किया जा सकता है। 396 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। 408, 410 तक का लेवल देखने को मिल जाए। आशा जी पिछले हफ्ते हमने हल्दी में देखा है कि काफी गिरावट रही है, आज इसमें क्या करना चाहिए? हल्दी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग अराइवल्स होने की उम्मीद से इस काउंटर में हमने काफी अच्छी खासी गिरावट देखी है। अप्रैल में क्योंकि इसके अराइवल्स आना स्टार्ट होते हैं, इसलिए अप्रैल वायदा में एक दबाव देखने को मिला है। गोइंग फॉरवर्ड दबाव जारी रह सकता है, इसमें कोई भी राइज आता है 6700 के आसपास तो सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी। पॉसिबल टारगेट रहेंगे 6600 से 6500। और अजय रुपए पर अभी आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स डिराइव्ड है। मुझे लगता है ये वीक बहुत अहम है। बजट में किस तरह के प्रोजेक्शंस आते हैं वो डिटरमाइन करेगा। लेकिन जहां तक शॉर्ट टर्म की बात है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर इंडिया की बात करें थर्ड क्वार्टर की, तो जितनी खराब आने की उम्मीद थी उतनी खराब नहीं आ रही है, तो वो एक सहारा है रुपए के लिए। यहाँ पे अगर डॉलर इंडेक्स थोड़ा और नर्म होता है तो हो सकता है 67-80 तक का लेवल देखने को मिले। जहाँ तक ट्रेडिंग रेंज की बात है, मुझे लगता है 6820 से 6790 इस वीक में ये रेंज रह सकता है। मेरा व्यू इस वीक के लिए थोड़ा सा रुपी में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 68 का लेवल है वो ब्रीच हो जाए ऑन स्ट्रॉन्गर साइड और 6790 तक का लेवल देखने को मिले। शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल श्री राइजिया और राकेश बंसल की निफ्टी स्ट्रैटेजी।
की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। ग्लोब कैपिटल के नीरव वखारिया आपको कह रहे हैं खरीदिए आईसीआईसीआई बैंक इंट्राडे के लिए। स्टॉप लॉस 269 पर, लक्ष्य 278 पर हो आपकी नजर और इंट्राडे के लिए खरीद की सलाह आईसीआईसीआई बैंक में आपको देना है नीरव। ये है आज का तत्काल ट्रेड आइडिया। अब बाजारों की शुरुआत आज हम देख रहे हैं बेहद फ्लैट हुई है और अभी भी नेगेटिव जोन में ही बाजार नजर आ रहे हैं। बजट से बस हम 2 दिन दूर है और उससे पहले हम बाजार को देख रहे हैं बहुत ही कॉशियस अप्रोच। सेंसेक्स में हम अभी 5 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार देख रहे हैं। निफ्टी में भी 7 अंकों की गिरावट है। मिड कैप भी 9 अंकों के प्रेशर में कारोबार कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी गिरावट पड़ी हुई है। 45 अंकों की गिरावट यहां पर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में नेक टू नेक टक्कर चल रही है। अगर 764 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं तो 792 शेयर हैं जहां आपको अभी प्रेशर नजर आएगा। तो दबाव आ रहा है बाजार में टाटा स्टील, विप्रो, हिंडाल्को, भेल जैसे काउंटर से, और वो काउंटर जो मजबूत है उनमें नाम है आइडिया सेल्यूलर, भारती एयरटेल, सन फार्मा और क्रासिम, जहां हम हरे निशान में कारोबार अभी देख रहे हैं। और अब बात करते हैं नतीजों की। अरविंद के नतीजे आए हैं। कंपनी का मुनाफा 16% से ज्यादा गिरा है, वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के नतीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ है कुलीन लाल भाई, ईडी अरविंद। मिस्टर लाल भाई स्वागत है आपका। बताइए जो नंबर्स रहे हैं थोड़े से डिसअपॉइंट कर रहे हैं, क्या वजह रही है? हमारा एक्चुअली अच्छा क्वार्टर रहा है प्रियंका। अभी एज यू नो डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे सिवियर है। हम ब्रांड्स और रिटेल बिजनेस में है जहां कंज्यूमर सेंटिमेंट नवंबर के महीने में स्पेशली काफी गिरा था, और उस सर्कमस्टांसेस में हमने हमारे ब्रांड्स बिजनेस में 24% ग्रोथ हासिल किया है, जहां हमारी लाइक फॉर लाइक ग्रोथ दुकानों में भी अच्छी रही है। ये जो एबिडा का इम्पैक्ट है 2 वजह से हुई है। एक तो हमारा ब्रांड्स एंड रिटेल बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा मॉम एंड पॉप छोटे स्टोर से आता है, जहां कैश क्रंच के कारण 25% ड्रॉप आया है। बट द गुड न्यूज इज कि हमारा जनवरी के मंथ में पूरी रिकवरी उसकी आ चुकी है, और हमें वी आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक कि Q4 में ये बिजनेस फुल नॉर्मलसी पे रिटर्न हो जाएगा। तो जो एबिडा पे इम्पैक्ट हुआ है वो Q3 का, वो Q4 में नहीं दिखना चाहिए। तो मार्जिन और प्रॉफिट में भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा दबाव यहां पर नजर आ रहा है। इसको कैसे आपको लग रहा है, इसमें कैसे सुधार आएगा आने वाले क्वार्टर्स में? जैसे कि मैंने अभी समझाया कि जो कस्टमर का सेंटिमेंट है वो हमारी कैटेगरी में रिटर्न हो चुका है। इनफैक्ट जनवरी में हम 90% टारगेट पे आ चुके हैं हम हमारे सब चैनल्स पे, और लग रहा है कि Q4 जैसे एग्जिट होगा हमारा पूरा रेवेन्यू फिर से लाइन पे आ जाएगा, और उससे हमारा एबिडा भी रिकवरी, क्विक रिकवरी एबिडा पे भी आएगी। इस क्वार्टर में मिस्टर लाल भाई हमने कितने स्टोर्स देखे आप लोगों ने ऐड किए और Q4 के लिए किस तरह की तैयारी है? हमारे अब टोटली 1350 स्टोर्स है कंपनी में, और नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में हम 150 स्टोर्स खोलने वाले हैं। तो हमारे काफी ब्रांड्स हैं, हमारा इंडिया में सबसे वाइड पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स है, और सब ब्रांड्स एक्सपेंशन मोड में है, इसलिए हमारे 150 स्टोर खुलेंगे नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुलीन लाल भाई, ईडी अरविंद हमारे साथ थे। डीमोनेटाइजेशन ने जरूर थोड़ा सा ब्रेक लगाया, लेकिन उनका कहना है कि अब उनका कारोबार बिल्कुल पटरी पर वापस आ रहा है और अगला क्वार्टर दमदार रहने वाला है। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। गुड मॉर्निंग राकेश जी। आज हम देख रहे हैं निफ्टी में प्रेशर नजर आ रहा है। फ्लैट शुरुआत हुई थी और अब थोड़ा सा दबाव यहां पर, अभी भी बेहद फ्लैट ही कारोबार नजर आ रहा है। 8638 पर निफ्टी है। आपकी सलाह टेक्निकल चार्ट्स पर आप क्या रीड कर रहे हैं?
गुड मॉर्निंग प्रियंका। निफ्टी ने अगर आप दिखाएं तो नीचे से एक बड़ी अच्छी रैली दिखाई है बजट से पहले। मेरा ऐसा मानना है प्रियंका, मौजूदा स्तरों पे बाइंग नहीं करनी चाहिए निफ्टी के अंदर, बट गिरावट पे बाइंग करनी चाहिए। एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो निफ्टी ने 8650 के अराउंड की रैली दिखाई है। ऊपर में 8680 एक क्रिटिकल इमीडिएट स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और उसको बजट से पहले तोड़ना मुझे काफी मुश्किल लगता है। नई तेजी की शुरुआत ऊपरी स्तरों पे तभी बनाएं जब 8680 के स्तरों को डिसाइसिवली टूटते हुए देखें। एल्स अगर जिस तरीके से मार्केट में फ्लैट कारोबार हो रहा है और मार्केट में गिरावट आती है और निफ्टी 8600 के नीचे फिसलता है, 8570 8560 के अराउंड अगर मिलता है, तब मुझे लगता है निफ्टी में बाइंग करनी चाहिए। 8520 एक इमीडिएट स्ट्रांग सपोर्ट है, ऊपर में 8680 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और इन स्तरों के आसपास बिल्कुल नई तेजी की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इन स्तरों के आसपास अगर किसी ने नीचे में बाइंग करी है तो मुनाफे को बांधना चाहिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक। यहां पर ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो राकेश बंसल आपको देंगे 2 दमदार ट्रेडिंग टिप्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका बाजार। हमें अभी दिख रहा है बेहद फ्लैट और इस फ्लैट बाजार में राकेश बंसल से पूछते हैं कि उनकी ट्रेडिंग के लिए किन स्टॉक्स पर है नजर। राकेश जी, आपकी ट्रेडिंग टिप्स। प्रियंका, पहला एक बाय कॉल रहेगा JSW स्टील पर। काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, स्टॉक एक अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पिछले 2-3 दिन की तेजी में स्टॉक ने रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा है और बजट से पहले एक प्रोबेबल कैंडिडेट है एक बड़े अपमूव का। 184 पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 210 के लक्ष्य के लिए JSW स्टील को खरीदने की राय रहेगी। और दूसरा एक बाय कॉल रहेगा प्रियंका पावर ग्रिड पर। काफी बेहतरीन यहाँ पे भी टेक्निकल स्ट्रक्चर है और बजट से पहले अक्सर हम पावर स्टॉक्स में रैली आते हुए देखते हैं और पावर ग्रिड मुझे लगता है एक अच्छा अपमूव दिखा सकता है बजट से पहले। 194.90 पे एक स्टॉप लॉस, 215 के लक्ष्य के लिए पावर ग्रिड को बाय करने की राय रहेगी। एंड प्रियंका, अभी भी जस्ट नाउ एक नए स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है मार्केटर के अंदर। काफी ज्यादा एक स्ट्रांग प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है। 44 के स्टॉप लॉस के साथ 50 रुपीज के लक्ष्य के लिए मार्केटर पर एक बाय कॉल रहेगा। 1 से 2 दिन का नजरिया बना के मार्केटर को बाय किया जा सकता है। तो आज राकेश जी बिल्कुल लॉन्ग साइड रहने की सलाह दे रहे हैं। 3 स्टॉक इन्होंने सुझाए हैं। मर्केटर इनका तीसरा स्टॉक है, इसमें 50 का टारगेट, 44 का स्टॉप लॉस लगाइए और साथ ही में JSW और पावर ग्रिड में भी है खरीद की सलाह। शुक्रिया राकेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद FNO बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। हर्षदा सावंत लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन। उनके साथ होंगे नितेशचक्कर.com के नितेश चक्कर और डेस्टिमनी सिक्योरिटीज के सुमित जैन। बाजार में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स निफ्टी पर दबाव बढ़ा। ट्रंप से सहमा IT सेक्टर करीब 1% फिसला। वोडाफोन और आइडिया के मर्जर की उम्मीदें बढ़ी। रिलायंस जियो से बढ़ते कंपटीशन से निपटने के लिए वोडाफोन ने शुरू की बातचीत। आइडिया में करीब 7% की तेजी। कमजोर नतीजों के बावजूद L&T संभला। दिसंबर तिमाही में मुनाफा फिसला लेकिन EBITDA और मार्जिन में सुधार से भरोसा बढ़ा। अनुमान के मुताबिक नतीजों के बाद जस्ट डायल में 5% से ज्यादा की तेजी। मैनेजमेंट ने कहा नोटबंदी का असर नहीं, ग्रोथ जारी रहने की जताई संभावना। टेक महिंद्रा के नतीजे आज, मुनाफा 21% बढ़ने की उम्मीद। डॉलर आय में भी करीब 2% का इजाफा संभव। और HDFC के नतीजे भी पर भी रहेगी नजर। दिसंबर तिमाही मुनाफे में 10% का उछाल संभव। ग्रॉस NPA 1% से कम रहने की उम्मीद। ग्रासिम का मुनाफा 33% बढ़ने के आसार। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत। अब बात CNBC आवाज की बड़ी मुहिम
टैक्स घटाओ आंदोलन की। हम आपके सामने देश के अलग अलग वर्गों के लोगों की आवाज लेकर आ रहे हैं, जिनमें वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें हैं, वो टैक्स का बोझ कितना कम होता देखना चाहते हैं, ये तमाम उम्मीदें शामिल हैं। आज दिन भर हम अलग अलग शहरों में जाएंगे, वहां के लोगों से भी बात करेंगे बजट से ठीक पहले। इसी कड़ी में हमारे साथ अब जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मनीष देसाई अहमदाबाद से, और शेयर बाजार के ट्रेडर्स और ब्रोकर्स से वो बात कर रहे हैं। सीधे उन्हीं के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि क्या उम्मीदें हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक बहुत ही जाने माने टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल साहब। लेकिन पहले मनीष का रुख करते हैं। मनीष, बताइए, आम ब्रोकर, आम स्टॉक मार्केट का ट्रेडर इस बजट से क्या उम्मीदें लगाए बैठा है? बिल्कुल, देखिए, इस वक्त हम हैं एक ब्रोकरेज हाउस में मोनार्क फिनस्टॉक के, और हमारे साथ ना ही केवल इक्विटी से जुड़े लोग, कमोडिटी से जुड़े हुए लोग भी हैं जो डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं, ब्रोकर्स हैं। भाई साहब, आप बताइए, आप इक्विटी में काम करते हैं, किस तरह के टैक्स लगते हैं और इस बजट में आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से? अगर आज ऐसा अभी है कि हम लोग जो डेली ट्रेडर हैं, तो आज ऐसा हो गया माहौल कि जो लेवल पे बाजार है, हम लोग जितना रिस्क ले रहे हैं उससे कहीं कम रिवॉर्ड अभी हमको मिलता है, क्योंकि जितना रिस्क फैक्टर बाजार में बढ़ा हुआ है उसके सामने टैक्सेस वगैरह इतने ज्यादा लग रहे हैं कि एट द एंड ऑफ डे जो ट्रेडर के पास जो बचना चाहिए वो सब सारा खर्चे। तो आपको कौन सा टैक्स ज्यादा लग रहा है और उसको कितना घटाना चाहिए? एसटीटी मेरे हिसाब से बहुत नॉमिनल हो जाना चाहिए, क्योंकि वही पूरा मतलब ट्रेडिंग के हिसाब से जो खर्चे लगते हैं उसमें सबसे ज्यादा पोर्शन उसी का रहता है। तो एसटीटी मेरे हिसाब से बहुत ही कम हो जाना चाहिए, नॉमिनल होना चाहिए। बिल्कुल, एसटीटी नॉमिनल हो जाना चाहिए। भाई साहब, आप बताइए, आप ब्रोकर है, किस तरह के वॉल्यूम पे असर दिख रहा है और एसटीटी के अलावा और भी टैक्सेस लगते हैं जो कम होने चाहिए? सब मिलाकर इक्विटी के अंदर आप देखें तो 5 या 6% 6 टाइप के टैक्सेस लगते हैं जो क्लाइंट को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं उसके प्रॉफिट के ऊपर। अगर इस बार इसके अंदर 50% से ज्यादा कटौती आ जाए तो क्लाइंट को ट्रेडिंग करने में आसानी मिल जाएगी और हम लोगों का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ड्यू टू टैक्सेस क्लाइंट का प्रॉफिट बहुत ही कम हो रहा है और उसके कारण उनका पैसा सारा म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, जो पहले इक्विटी के अंदर डायरेक्ट ट्रेडिंग के अंदर था। तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर हो गए। बिल्कुल, तो ये इक्विटी से जुड़े हुए लोग हैं, इनका कहना है कि एक तो एसटीटी हट जाना चाहिए और बाकी सारे जो टैक्सेस लगते हैं, सब मिला के 5 या 6 टाइप के टैक्स लगते हैं, वो आधे हो जाने चाहिए। सबसे बड़ी मांग इस समय की यही है कि एसटीटी घटाया जाए। लेकिन एक और चीज है जो बाजार काफी क्लोजली वॉच करेगा कि ऐसे बीच में खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद संभावना जगी थी, और सबसे बड़ी चिंता ओसवाल साहब तो यही है कि क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को रिव्यू किया जाए। 1 साल के बाद कोई टैक्स नहीं लगता है, ये सीमा बढ़ाए जाने का सबसे बड़ा खतरा तो था। उसकी कितनी संभावना है, क्योंकि वही एक ड्राइविंग फैक्टर रहेगा मार्केट के रिएक्शन के लिहाज से? देखिए, हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई चेंज आएगा नहीं, परंतु जो पेनी स्टॉक्स है, जो टी ग्रुप या जेड ग्रुप जो बोलते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता है, जेड कैटेगरी। हाँ, जेड कैटेगरी है, तो वो कैटेगरीज में जो शेयर्स है जिसकी ट्रेडिंग कुछ होती नहीं है बाजार में, लेकिन वो ट्रेडिंग कराई जाती है, वो सर्कुलर ट्रेडिंग होती है, काफी ब्रोकर्स आपस में मिले हुए रहते हैं, और वो सिर्फ एक शेयर बाजार में उसका भाव आर्टिफिशियली क्रिएट करके जो लोगों के ब्लैक मनी था उसको ब्लैक मनी को व्हाइट करने का तरीका करते थे, तो उस पे टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो छूट दे रखी थी लिस्टेड कंपनी को, वो गवर्नमेंट को हटा देनी चाहिए और उस पर पूरा का पूरा टैक्स लगना चाहिए। वो शायद गवर्नमेंट ये सीरियसली सोच रही है, तो वो उस आशंका के कारण लोगों को लग रहा है कि पूरा ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हट जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। देश में यदि कैपिटल मार्केट का ग्रोथ चाहती है गवर्नमेंट और पैसा बनाना है, गवर्नमेंट को भी कैपिटल मार्केट का ग्रोथ चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अपने शेयर बेचने हैं, तो ये कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटने का एक जो लोग बात कर रहे हैं वो असंभव है। लेकिन जो आप कह रहे हैं पेनी शेयरों पर ज्यादा टैक्सेशन आएगा, ये तो मार्केट को और क्लीन करने की तरफ बड़ा कदम होगा, उसको तो रिजॉइस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सही मानता हूं इस चीज को, क्योंकि इससे मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस जो होती है, जो ब्रोकर्स और जिस लोगों के पास ब्लैक मनी है, उनकी जो मिली भगत है वो कम होगी। साथ ही एफआईआईज का भी नजरिया आपको क्या लग रहा है, उनके लिहाज से किस तरह की टैक्सेशन पॉलिसी रहेगी? क्योंकि गार को लेकर कुछ और क्लैरिटी आई, कुछ लोग घबराए हुए हैं कि टैक्सेशन क्या एफआईआईज पर और सख्त होगा, खासकर इस तरह के एनवायरमेंट में उसकी कितनी संभावना है? देखिए, जो 3 टैक्स ट्रीटी थी वो तो हमने अमेंड कर दी है, मॉरिशस, साइप्रस और सिंगापुर,
मोस्टली प्राय FII इन कंट्री के थ्रू ही आई हुई है। तो उसके कारण जो उनको टैक्स का आर्बिट्राज मिलता था, टैक्स एग्जम्पशन लगता था, कोई शॉर्ट टर्म पे भी टैक्स नहीं लगता था और लॉन्ग टर्म पे भी नहीं लगता था। अब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिन्होंने निवेश 31 मार्च 2017 के पहले किया है, उस पे गवर्नमेंट ने कहा पुराने कायदे के कानून के हिसाब से उसको जो छूट मिलेगी ग्रैंडफादरिंग होगा। लेकिन 1 अप्रैल 2017 के बाद यदि किसी ने निवेश किया है तो उस पे जो नॉर्मल टैक्स लगेगा, FII कहती है, FPI कहती है कि हम लॉन्ग टर्म निवेशक है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि ये सब शॉर्ट टर्म है। तो ये सब शॉर्ट टर्म निवेशक जो है, इन पे जो 15% टैक्स लगता था उनका 7.5% होगा। वो मेरे हिसाब से लेवल प्ले फील्ड तो डोमेस्टिक प्लेयर को भी वही होना चाहिए। क्यों FPI को आज देखिए, FPI तो इंडिया से विड्रॉ कर रही है, 50,000 करोड़ रुपया निकाला है और सिर्फ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, उसके कारण बाजार टिका हुआ है। तो इसके कारण यदि उनको इसका प्रेफरेंशियल बेनिफिट दे रहे हो तो पब्लिक को क्यों नहीं दे रहे हो आप? मेरे हिसाब से सभी लोगों को 7.5% कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कर दे तो शेयर बाजार जोरदार चल जाएगा। यानी कि जो इस समय वो टैक्स मेरे ख्याल में 15% है, वो पूरी तरह से आधा हो जाना चाहिए। बिल्कुल, सब लोगों के लिए हो जाना चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन हमारे को क्यों? डोमेस्टिक इन्वेस्टर को भी वही बेनिफिट दीजिए ना जो फॉरेनर्स को दे रहे हो आप। जी जरूर, वो एक अहम चीज होगी जिस पर बाजार जरूर नजरें रखेगा। लेकिन ओसवाल साहब, क्योंकि आप एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स एक्सपर्ट हैं और जिस तरह के माहौल में अब पूरा विश्व है, भारत को ग्रोथ रेट हासिल करने के लिए लोग मान रहे हैं कि शायद अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी को ही सहारा देना है, बूस्ट देना है, एक लोक लुभावन बजट आना चाहिए। लेकिन एक FII के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपने उन लोगों के भी टैक्सेशन पॉलिसीज या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो समझी हैं, देखी हैं, किस तरह का बैलेंस यहाँ पर रखना होगा वित्त मंत्री को? देखिए, यदि हमारे को फॉरेनर्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए माहौल बनाना है तो उनको छूट तो देनी पड़ेगी। आपको कोई ऑप्शन है नहीं। किन एरियाज में फिर वो छूट आ सकती है? और खास करके एक ही एरिया है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आता है तो शेयर बाजार में ही निवेश करता है, तो शेयर बाजार का ही कैपिटल गेन होता है। ये कैपिटल गेन को आप छूट कर दीजिए, जैसे लॉन्ग टर्म को छूट रखी है, आप शॉर्ट टर्म में भी वो छूट कर दीजिए तो बाजार तो चमक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि अमेरिका उधर से अपनी रणनीति और इकोनॉमिक नीति अच्छी कर रहा है तो पैसा थोड़ा बहुत तो मूवमेंट होगा, तो बाजार ऊंचा नीचे होता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली पैसा वहीं फ्लो करेगा जहां रिटर्न मिलता है। साथ ही एक और पॉइंट इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में हमने देखा है वो दायरा जो है पहले 3 साल का था वो 2 साल किया गया। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उतना ही रिस्क ये लोग उठाते हैं जितना शायद एक आम निवेशक या फिर कोई फंड जब बाजार में सीधे लिस्टेड सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है। वहां पर आपको लग रहा है कुछ ढील आएगी? देखिए, मेरे हिसाब से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, एक्चुअल स्पीकिंग में वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो देश में आता है, एक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, वो कंपनी चलाने के लिए उसका बेनिफिट होता है, कंपनी उससे निवेश में उसके कारण कंपनी के पास कैपिटल आता है और वो कोई ओवर फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर है नहीं। तो उनको जो छूट देनी चाहिए मेरे हिसाब से FPI को छूट दी गई उससे ज्यादा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से लेवल प्ले होना चाहिए फील्ड, और वहां पे भी 7.5% टैक्स कर देना चाहिए। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 10% लगता है फॉरेनर्स को, वो 10% से उसको थोड़ा कम कर दें, 5% कर दें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। क्या संभव है वो इस बार ही हो पाएगा? संभव तो देखिए, गवर्नमेंट की नीति ऐसी है कि गवर्नमेंट को यदि इजीली पैसा मिल रहा है तो नहीं करेगी, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि लॉन्ग टर्म में कैपिटल फ्लो इंडिया में हो और होना चाहिए, क्योंकि बिना कैपिटल फ्लो के देश की प्रगति नहीं हो सकती है। हमारे रोड ऐसे ही रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ही घटिया रहेगा। आप जाइए दूसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, थर्ड ग्रेड कंट्री बैंकॉक में जाइए, वहां देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वो वहां से जाके यहाँ आओगे तो लगता है कि कहाँ आ गए, हमने गामड़े में आ गए, बॉम्बे में आए। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को यदि इम्प्रूव करना है तो फॉरेन के पैसे की, निवेशक की या इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरी है, तो इनको बढ़ावा देना चाहिए और कैपिटल गेन टैक्स उनके ऊपर हटा देना चाहिए। चलिए, तो इससे पहला बढ़िया मौका शायद सरकार के पास नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओसवाल साहब। मैं आपको बता दूं कि ओसवाल साहब हमारे बजट पैनल पर भी रहेंगे, तो बजट के पहले और उसके ठीक बाद की पूरी एनालिसिस आप सिर्फ CNBC आवाज पर देखेंगे। देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल, वो तमाम हाईलाइट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे जरूर 1 फरवरी को। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बाजार पर भी नजरें बनी रहेंगी। बजट से ठीक 2 दिन पहले किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है और खासकर वायदे बाजार की ट्रेडिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, इस सब पर करेंगे बात। बने रहिए CNBC आवाज पर।
बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 8,600 के ऊपर हम कारोबार कर तो रहे हैं, लेकिन हल्की मुनाफा वसूली का शिकार मार्केट हुआ है। 9 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। सेंसेक्स भी देखिए 18-19 पॉइंट नीचे कारोबार करता दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स हल्की बिकवाली का जोर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, खासकर अगर आप वायदे बाजार के ट्रेडर हैं? क्या सेटअप हो, क्या स्ट्रैटेजी लेकर चलें, खासकर 1 तारीख जो फरवरी को बजट पेश होने वाला है? हमारे साथ जुड़ गए हैं मितेश ठक्कर और साथ ही साथ वायदे बाजार की भी ट्रेड हम समझेंगे डेस्टिनी सिक्योरिटीज के सुमित जैन। और अगर आपके कोई सवाल है ये भी हमें भेजिएगा जरूर। आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-209-7890 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने सवाल। लेकिन पहले निफ्टी पर एक राय लेना चाहूंगी। सुमित, आप बताइए, थोड़ा सा नर्वस हो रहा है क्या बाजार बजट से पहले? जी, ये तो लाजमी है, थोड़ा नर्वस तो होगा। अभी एक लंबे वीकेंड के बाद आज बाजार चालू हुआ है और यहाँ से मेरे हिसाब से हल्की सी नर्वसनेस दिखा रहा है, परंतु जो एक पिछले कई सेशंस में जो मूव आई थी वहां से मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम जारी रहेगा मार्केट में। बजट के को लेकर के भी इस बार काफी अच्छी बातें की जा रही हैं, एक्सपेक्टेशंस काफी अच्छे हैं। तो यहाँ पर मैं निफ्टी बाय करके चलना चाहूंगा। मेरा टारगेट रहेगा 8754, यहाँ से करीब 100 पॉइंट ऊपर का टारगेट, और यहाँ से मैं एक थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 8594 का। ओके, तो 8754 के टारगेट के लिए तेजी करें, ये फिलहाल सुमित की राय है, और 8594 का स्टॉप लॉस रखिएगा। मितेश, आप भी क्या तेजी पर ही ज्यादा जोर दे रहे हैं इस समय? आई थिंक क्लियरली डायरेक्शन अभी भी ऊपर की तरफ है। आज 15-16 पॉइंट नीचे, परंतु कोई बड़ी गिरावट नहीं है। और पिछले हफ्ते की रैली के बाद आई थिंक एक जो सबड्यूडनेस है, मुझे लगता है कि चूंकि एक तो पिछले हफ्ते तेजी आई और बजट भी आने वाला है, और हम लोग हल्के से मार्जिनली ओवरबॉट भी हैं टेक्निकली आवरली चार्ट्स पे, तो एक प्रॉफिट बुकिंग या हल्की सी पुल बैक जैसा एक मूवमेंट आ सकता है। जबकि प्राइजेस थोड़ा नीचे आएंगे तो मूविंग एवरेजेस के साथ में आई थिंक वो कन्वर्ज हो जाएगी। तो मेरे उम्मीद से आई थिंक निफ्टी पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाएं। 8575 से लेकर 8555 के आसपास उस रेंज में 20-25 पॉइंट के रेंज में बाय करें, और 8530 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। इवेंचुअली मुझे लगता है कि 8720 और 8780 के 2 टारगेट्स आने वाले 1-2 हफ्तों में निफ्टी खुल सकता है। चलिए, ये फिलहाल राय है निफ्टी पर। दोनों ही जानकार कह रहे हैं तेजी में रहिए। 8700 के ऊपर के टारगेट्स हमारे दोनों जानकारों ने दिए हैं। सुमित, लगे हाथ बताइए, आप ऑप्शंस के जरिए क्या ट्रेड लेंगे इस समय? जी, ऑप्शंस में मैं इस बार एक पुट लेना चाहूंगा, जिसे कि हम डेरिवेटिव्स में एक मैरिट पुट का एक स्ट्रैटेजी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर मेरा निफ्टी लॉन्ग है, परंतु ये वीक में आज ये बजट वीक है, काफी सारी वोलेटिलिटी रहेगी, तो मैं चाहूंगा कि 8500 का एक पुट यहाँ पर लिया जाए, जो करीब 80 से 85 रुपीज के बीच में ट्रेडर्स ले सकते हैं। उसके लिए स्टॉप लॉस में लगाना चाहूंगा एक 45 रुपीज के नीचे, और इसमें मेरा टारगेट रहेगा 160 रुपए का। चलिए, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। 8500 का पुट खरीदे, 45 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 160 का रखेंगे। स्टॉक्स पर आते हैं। मितेश, क्या चुन रहे हैं आप इस समय ट्रेड के लिए? आई थिंक लॉन्ग साइड में अरविंद लिमिटेड काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छा ब्रेकआउट दिया है कंसोलिडेशन के बाद, तो बाय करें 372 यानी 372 के स्टॉप के साथ, और 395 के टारगेट्स देखें। और मेरा दूसरा रिकमेंडेशन होगा जस्ट डायल पे, जिसमें कि एक रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे बाय करें 378 के स्टॉप लॉस के साथ, और 400 का शॉर्ट टर्म टारगेट रखें। मुझे लगता है कि इवेंचुअली शायद स्टॉक बड़े रिवर्सल में जा रहा है, परंतु ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 400 का एक अच्छा टारगेट रहेगा। 400 का टारगेट जस्ट डायल पर, और साथ ही साथ अरविंद में भी तेजी की पोजीशन लेंगे तो बेस्ट रहेगा। सुमित, आपकी क्या ट्रेडिंग पिक्स है आज के? मेरा पहला ट्रेडिंग पिक है पेट्रोनेट LNG लेना चाहूंगा मैं, फेब फ्यूचर्स। इसमें मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एक 389 के नीचे, लेवल के नीचे। हालांकि थोड़ा नीचे चल रहा है तो एक स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके 387 के नीचे होल्ड कर सकते हैं, पर मैं टारगेट मेरा मेंटेन कर रहा हूं 402 का। स्टॉक काफी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। मेरा दूसरा बाय है मदरसन सुमी फेब फ्यूचर्स। ये मैं लेना चाहूंगा, एक स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगा 341 के नीचे, और इसके लिए मेरा टारगेट रहेगा 354। ओके, तो तेजी की कॉल्स हमारे जानकारों की ओर से आए हैं। सुमित कह रहे हैं मदरसन सुमी में तेजी करें, 354 का टारगेट, और पेट्रोनेट LNG में भी मौका है 402 के टारगेट के लिए खरीदारी करने का। स्टॉक हालांकि इस समय करीब 1% की गिरावट दिखा रहा है। सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। हमारे साथ अब लाइन पर आ गए हैं इंदौर से नीलेश। बताइए नीलेश। मैम, मैंने HDFC बैंक के 1340 स्ट्राइक प्राइस के 2 लॉट लिए हुए हैं। ठीक है। और फिलहाल जो है मेरे ख्याल से 7 साढ़े 7 रुपए पर भी है वो, जो कि मेरी 6 रुपए की बाइंग है।
ये आपने 1340 का कॉल लिया है, राइट? जी। सुमित, क्या सलाह होगी? इनकी 6 रुपए की बाइंग है, 7 रुपीज 85 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है कॉल इस समय। जी, ये ऐसा करें कि सबसे पहले तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दे 6 रुपीज 20 पैसे का यहाँ पर, ताकि अगर ये स्टॉप आउट हो जाता है तो भी जेब से कुछ नहीं जाएगा। और सेकेंडली, आज का एक हाई बनाया है ये कॉल ने 9 रुपए 15 पैसे का। यहाँ से अगर इनको एक 9 रुपए 70 पैसे के ऊपर मिले तो एक लॉट बुक करके और दूसरा लॉट होल्ड करें। करीब 14 रुपए तक जाने का अंदाजा है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है, होल्ड कीजिए। 14 तक जाने की पूरे आसार दिख रहे हैं, बने रहिए इस ट्रेड में। विनोद ठाकुर हमारे साथ लाइन पर है अमरावती से। पूछे विनोद जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। मैडम, मेरे पास रिलायंस के 2 लॉट है फ्यूचर में। ठीक है। 1047 पे लिया हुआ है। 1047 47, ठीक है। मितेश, इस पर आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, रिलायंस तो आज 1036 के आसपास ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में। ये नतीजे के बाद आई थिंक एक गिरावट देखी गई थी रिलायंस में, और अभी तक उस मंदी से बाहर स्टॉक निकला नहीं है, परंतु 1095-96 के स्तर से गिरने के बाद स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है 200 एवरेज के आसपास 1020 पे, और बाउंस बैक मिल रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि तेजी का सीन है, तो बाउंस बैक है तो आप इस बाउंस बैक में एग्जिट करने का ट्राई करें, और जो लेवल्स ऊपर में होंगे वो आपके बाइंग प्राइस के नजदीक होंगे। 1045-46 कैश में मुझे लगता है कि स्टॉक छू सकता है, जबकि फ्यूचर का रेट शायद 1048 के आसपास का होगा, तो आप वहां पे एग्जिट ले लें। और फिलहाल 1020 का लेवल के नीचे आप कैश में स्टॉप लॉस लगा लें। वो 200 एवरेज है, उसका अच्छा सपोर्ट है, अगर वो टूटेगा तो शायद एक बार गिरावट की सीन बढ़ जाएगी, परंतु ज्यादा चांसेस ये कि बाउंस बैक में आपको एग्जिट मिल जाएगी। चलिए, बाउंस बैक आए, उछाल है तो आप एग्जिट करें 1020 का, लेकिन स्टॉप लॉस लगाइएगा इस ट्रेड में। उसके नीचे जाता है तो फटाफट आप एग्जिट की कॉल लेंगे। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। बाजार की चाल में कुछ खास सुधार नहीं। हाँ, बैंक निफ्टी प्रेशर में आ रहा है, 70 पॉइंट गवा चुका है ये इंडेक्स। इस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी आगे। बने रहिए सीमी सी आवाज पर। अब देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन, और अब सवाल आया है पराग कुलकर्णी का पुणे से। इन्होंने मारुति का पुट लिया है, 5850 का ये पुट है, और ये पोजीशन इन्होंने रखी है करीब 125 रुपए के भाव पर। स्टॉक में तो हम देख रहे हैं कि 5919 के भाव कैश मार्केट में तेजी तो है, लेकिन क्या ये ट्रेड इनके लिए फायदे का सौदा रहेगा? 5850 का पुट मंदी की है इन्होंने सुमित। आइडियली मारुति जो है एक अपने प्रीवियस जो हाइज है अर्ली नवंबर के हाइज है वहां पर ट्रेड कर रहा है। ये पहले भी 5950 के लेवल से एक बार नीचे जरूर आया था। यहाँ पर दूसरा एक चीज मैं देख रहा हूँ कि मारुति के जो ऑप्शंस हैं उसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम है, बिड आस्क के अंदर थोड़ा सा स्प्रेड भी है 2-1 रुपए का, तो यहाँ पर ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके चले एट कॉस्ट, और अगर इन्हें 135 से 140 के बीच में कोई अगर मुनाफा करने का मौका मिलता है तो यहाँ पर मुनाफा कर ले। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। शुक्रिया सुमित और मितेश, आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही आज की रणनीति भी समझाने के लिए। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बाजार पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और साथ ही आपके शेयरों पर फटाफट राय लेकर आएंगे प्रकाश काबा के साथ, प्रियंका संभव के साथ। बाजार में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स निफ्टी पर दबाव बढ़ा, ट्रंप से सहमा आईटी सेक्टर करीब 1% नीचे। वोडाफोन और आइडिया के मर्जर की उम्मीदें बढ़ी, रिलायंस जियो से बढ़ते कंपटीशन से निपटने के लिए वोडाफोन ने शुरू की बातचीत, आइडिया में करीब 7.5% की तेजी। कमजोर नतीजों के बावजूद एलएनटी संभला, दिसंबर तिमाही में मुनाफा फिसला, लेकिन एबिटा और मार्जिन में सुधार से भरोसा बढ़ा। अनुमान के मुताबिक नतीजों के बाद जस्ट डायल में 5% से ज्यादा की तेजी, मैनेजमेंट ने कहा नोटबंदी का असर नहीं, ग्रोथ जारी रहने की जताई संभावना। टेक महिंद्रा के नतीजे आज, मुनाफा 21% बढ़ने की उम्मीद, डॉलर आय में भी करीब 2% का इजाफा संभव। और एचडीएफसी के नतीजे आज, दिसंबर तिमाही मुनाफे में 10% का उछाल संभव, ग्रॉस एनपीए 1% से कम रहने की उम्मीद, ग्रासिम का मुनाफा 33% बढ़ने के आसार।
तो बाजारों में हम देख रहे हैं बेहद फ्लैट कारोबार, एक तरह से कंसोलिडेशन के मूड में नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी 10 अंकों की गिरावट, सेंसेक्स में, निफ्टी में 8 अंकों की गिरावट है। मिड कैप में मामूली सी 3 अंकों की बढ़त पर हो रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी में 57 अंकों की गिरावट के साथ हो रहा है कारोबार। ब्रॉडर मार्केट में अगर एडवांस रिटर्न रेशियो पर नजर डालें तो यह भी फिलहाल डिक्लाइंस को फेवर कर रहे हैं, यानी ज्यादा शेयर हैं जो अभी लाल निशान में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। 873 शेयर है जहां दबाव है, और औरोबिंदो फार्मा, टाटा मोटर डीवीआर, हीरो मोटोकॉर्प, ये सारे निफ्टी के वो स्टॉक हैं जहां पर हमें गिरावट नजर आ रही है। भारतीय इंफ्राटेल, एचसीएल टेक और विप्रो में भी दबाव ही है। और आपके शेयरों पर सलाह देने के लिए, साथ ही बाजार के टेक्निकल को समझने के लिए मेरे साथ जुड़े प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। बहुत ही इवेंटफुल वीक रहने वाला है, बजट पेश होने जा रहा है और उससे ठीक पहले हमने पिछले हफ्ते एक प्री बजट रैली देखी और उन लेवल से थोड़ा सा कूलिंग ऑफ हो रहा है यहाँ पर। आप कैसे देख रहे हैं अभी? आपकी बात सही है, बजट जो है इवेंट ऑफ द ईयर होता है। मुझे समझ में कुछ आता तो नहीं बजट का, लेकिन ये इवेंट बहुत बड़ा होता है और मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी रहती है। और निफ्टी की बात करें तो अपर रीजन्स में सेलिंग प्रेशर है, लेकिन ये वॉलेटाइल सेशंस रहेगा। हो सकता है लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं 8,600 का। ये अब तक जो इतना एक्सपेंशन हो गया, काफी फास्ट हुआ, उसका नजर कॉन्ट्रैक्शन में आता है और कॉन्ट्रैक्शन 1 या 2 दिन आज और कल में हो सकती है, इसीलिए 8,600 का लेवल होता है। बजट की जब क्लैरिटी आ जाएगी उसके बाद फिर एक डायरेक्शनल मूव मिल सकता है, किस तरफ कहना मुश्किल है, लेकिन इतना बढ़ने के बाद मुझे लगता है मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। और बैंक निफ्टी में अभी तक हम देख रहे हैं आज सुबह से गिरावट ही नजर आ रही है। 55 अंकों की कमजोरी अभी बैंक निफ्टी उठा रहा है। 19,652-53 के लेवल्स हम देख रहे हैं। आपका अभी क्या व्यू बन रहा है बैंक निफ्टी पर? बैंक निफ्टी में भी 18,750 के आसपास से दौड़ा था, करीब 2,000 पॉइंट दौड़ा। इतना दौड़ने के बाद थकेगा तो जरूर, मुझे लगता है यहाँ पर थकान सी महसूस हो सकती है। लोअर लेवल शायद 19,500 है, ये कल तक आने की पूरी संभावना है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन रहेगा लगता है बैंक निफ्टी में। और अब बढ़ते हैं स्टॉक्स फटाफट की तरफ। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ, क्योंकि प्रकाश गाबा आपके तमाम स्टॉक से जुड़े सवालों का फटाफट जवाब देने वाले हैं। अहमदाबाद से सुरेश आहूजा, मैकडॉवेल होल्डिंग्स के 2,000 शेयर हैं इनके पास, 50 रुपए की खरीद का भाव रहा है, आपकी सलाह? मैकडॉवेल होल्डिंग यहाँ पर अप ट्रेंड तो स्टिल ऑन है। ये बेसिकली लेवल 65-70 का है, वहां पे जाने की संभावना है, लेकिन वक्त लगेगा। लोअर लेवल्स में सपोर्ट है मैकडॉवेल में। असम से सुमित पाल, फेडरल बैंक, 1750 शेयर हैं इनके पास, इनकी खरीद का भाव 79 रुपए है। होल्ड करना चाहिए। 70-75 जोन्स में काफी हद तक स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है। मुझे लगता है टारगेट कुछ 90 के आसपास है, लेकिन अगेन उसे भी वक्त लग सकता है। दुर्गापुर से काजरी भट्टाचार्य, आरसीएफ 1000 शेयर, 27 रुपए 70 पैसे की इनकी खरीद है। वेल काफी हद तक बहुत अच्छा है, डबल हुआ है इनका। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन स्ट्रांग सपोर्ट जोन 52 के आसपास है। होल्ड कीजिए, शायद एक टारगेट 75 भी नजर आए, लेकिन वक्त लग सकता है अगेन। अहमदाबाद से आशीष कमानी, मिर्जा इंटरनेशनल 400 शेयर, 95 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, करीब 85 के आसपास एक ब्रेकआउट की जरूरत है, वो 100 में मिलेगा। जैसे ही 100 में ब्रेकआउट मिलेगा फिर एक टारगेट 115 का रहेगा। ये स्ट्रक्चर को उभरते उभरते कभी कभी वक्त लगता है, होल्ड कीजिए। कोलकाता से संजीव अग्रवाल, एस्ट्रा माइक्रो 155 शेयर, 117 रुपए 50 पैसे की खरीद। यहाँ पर लगता है ब्रेकआउट मिल चुका है 120 में, होल्ड करना चाहिए। अगर डिप मिलेगा तो डिप का एडवांटेज लेकर होल्ड कीजिए। ऑन द अपसाइड टारगेट 135 के हैं एस्ट्रा माइक्रो में। बलरामपुर से प्रशांत कुमार पांडा, डीवीज लैब 100 शेयर, 720 की खरीद। काफी हद तक हमने पिछले दिनों में वीकनेस देखी है यहाँ पर, लेकिन लोअर लेवल में शायद संभल, इतने गिरने के बाद संभलने की जगह सही है, लेकिन ये बाउंस जो रहेगा ये एक टेक्निकल बाउंस रहेगा, डेड कैट बाउंस रह सकता है, उसका एडवांटेज लेकर निकल जाइएगा। जूनागढ़ से अमित, इनके पास है तमिलनाडु पेट्रो के 2000 शेयर, 340 की खरीद। 340 की खरीद है, तो आई थिंक क्या 340 की खरीदिए। अब तो दाम इसका 28 का है तमिलनाडु पेट्रो में। एग्जिट यानी नुकसान काफी उठा रहे हैं। कुछ स्प्लिट होगा, कुछ न कुछ होगा। चार्ट में लगता है कुछ गड़बड़ी है, लेकिन इनकी कुछ सस्टेन, कुछ मेरे ख्याल से स्प्लिट हुआ या कुछ तो हुआ है, लेकिन चार्ट के हिसाब से लगता है कि यहाँ पर 340 की इनकी गलती है।
तो चलिए इसे स्किप करते हैं, अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। पोरबंदर से किशोर, पीटीसी इंडिया फाइनेंस 5000 शेयर 40 रुपए की खरीद। पीटीसी इंडिया फाइनेंस होल्ड कीजिएगा, अच्छा स्ट्रक्चर है, ऐड करना है तो ऐड भी कीजिए। स्टॉप लगाइए 35 का, टारगेट ऑन द अपसाइड 55-60, लेकिन वक्त लगेगा। अच्छी जगह है खरीदने की पीटीसी इंडिया। कलोल से अल्पेश शाह, जीएनएफसी 1000 शेयर 240 की खरीद रही है। में होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 240 का, 280 और 300 के आसपास इर्द गिर्द निकल सकते हैं, वहां पर मुनाफा मिल सकता है। जयपुर से दिलीप जैन, शिल्पी केबल होल्ड करते हैं 500 शेयर 208 की खरीद। 208 की खरीदी है, होल्ड करना चाहिए। 200 का स्टॉप लगाइए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इसका टारगेट 250 भी बन सकता है। बाय ऑन डिप स्टॉक है। कोलकाता से प्रकाश बाजपेयी, विजया बैंक 7000 शेयर 50 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 47 का, बेचने की जगह है अराउंड 62 के आसपास। भुवनेश्वर से राकेश, बर्जर पेंट 100 शेयर 209 की खरीद। 209 की खरीद है, होल्ड करना चाहिए। लगता है अब ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है जहां पर एक सपोर्ट मिल सकता है। अगर थोड़ी गिरावट भी आ जाती है तो घबराइएगा मत। 200 में स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। अपसाइड का जो टारगेट है 250 से 260, वहां पर निकलने का मौका जरूर मिलेगा बर्जर पेंट्स। पुणे से सुदर्शन अग्रवाल, यूफ्लेक्स के 1000 शेयर होल्ड करते हैं, 275 रुपए में खरीदारी की थी। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 240 का। यहाँ भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, डिप्स मिल सकती है, लेकिन मुझे लगता है जो उसका टारगेट है 320 का है। वक्त लग सकता है लेकिन ऊपर जरूर जाएगा। दिल्ली से सत्येंद्र सिंह, एसबीआई पर आपकी सलाह 100 शेयर 260 की खरीद। ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, टारगेट है 300 के करीब। ऐड करना है तो ऐड करिए, जो ऐड करें उसका स्टॉप लगाइए 240 का। 300 के इर्द गिर्द वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं एसबीआई। भोपाल से गुरमीत कौर, जस्ट स्टाइल 200 शेयर 372 रुपए की खरीद। आज एक अपमूव मिला है इसमें, लेकिन मुझे लगता है इससे और अपमूव शायद मिले तो उसका एडवांटेज लेकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वीक स्ट्रक्चर है जस्ट स्टाइल का। दिल्ली से सचिन कोठारी, कोहिनूर फूड्स 1000 शेयर 85 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्टॉक है। टारगेट अराउंड 125 से 130 के नजर आते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। एक बार 100 क्रॉस कर लेगा तो और अच्छा आपको मिल सकता है, लेकिन 100 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर दिखेगा, घबराइएगा मत। हुगली से गौरव सावंत, नाल्को 200 शेयर 72 रुपए 5 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए, 65 का स्टॉप लगाइए। टारगेट अराउंड 100 के आसपास। वक्त लग सकता है लेकिन 100 के आसपास निकल सकते हैं, अब भी मुनाफा बाकी है। पटना से इम्तियाज, आईआरबी इंफ्रा 1000 शेयर 240 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, 200 का स्टॉप लगाइए। टारगेट अराउंड 280 to 300। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, काफी कंसोलिडेशन हुआ, अपमूव फिर शुरू हुआ है, होल्ड कीजिए। दिल्ली से आशुतोष, जिलेट इंडिया 130 शेयर है 4225 रुपए की खरीद। जिलेट इंडिया होल्ड करना चाहिए, थोड़ी गिरावट आ सकती है लेकिन घबराइएगा मत, कंसोलिडेशन हो सकता है। टारगेट 5500 के हैं, 5200 से 5500, लेकिन वक्त लगेगा। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में इतना ही वक्त था, लेकिन एक खबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है और ये अर्जी है 344 फिक्स डोज दवाओं पर रोक लगाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। 344 फिक्स डोज जो दवाएं हैं उन पर रोक लगाई जाए, इस अर्जी के साथ सरकार पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी सरकार की तरफ से गई है कि 344 जो फिक्स डोज दवाइयां हैं उन पर रोक लगाई जाए। लाइसेंस क्लियरेंस नियमों का उल्लंघन इन्होंने किया है और सरकार ये अर्जी दे रही है सुप्रीम कोर्ट को, और ये एक बिग नेगेटिव फार्मा से जुड़े कंपनियों के लिए जरूर होगा। हम इसका रिएक्शन बाजार में भी देखेंगे, लेकिन दवा कंपनियों पर आरोप है कि नियमों का उल्लंघन किया गया है और इसलिए 344 तरह के फिक्स डोज दवाइयों पर रोक लगाने की अर्जी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में। और अब प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। बाजार एकदम कंसोलिडेशन के मूड में नजर आ रहा है, एक बड़े इवेंट का इंतजार है, और उससे पहले आपकी नजर किन स्टॉक्स पर है? आज ट्रेडिंग टिप्स आपकी। 2 स्टॉक्स है, एक तो है बजाज फाइनेंस, अपमूव ऑन है, इधर 990 का स्टॉप होना चाहिए। अपर रीजन्स में टारगेट 1050 से 1060, यहां तक जाने की पूरी उम्मीद है बजाज फाइनेंस।
दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है बॉम्बे बर्मा, काफी अच्छा मूव मिला है आज, लेकिन अपसाइड अब भी ऑन है, वक्त लग सकता है उसके लिए। 620 का टारगेट है बॉम्बे बर्मा में, स्टॉप होना चाहिए 580-85 का। दो स्टॉक बॉम्बे बर्मा में खरीद की सलाह आपको प्रकाश जी दे रहे हैं, टारगेट 620 का दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 580 पे रखने की सलाह है, खरीदिए बॉम्बे बर्मा। और दूसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस का, खरीद की सलाह। और इसी नोट पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, पूछेंगे अपने स्टॉक से जुड़े सवाल और जवाब देने के लिए मेरे साथ प्रकाश राबा बने हुए हैं। साथ ही ग्रैन्यूल्स इंडिया के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे CMD कृष्णा प्रसाद चिग्रुपति। आगे और अब बात नतीजों की। ग्रैन्यूल्स इंडिया के दिसंबर तिमाही में शानदार नतीजे आए हैं। आय में हम 11% की बढ़त देख रहे हैं, वहीं मुनाफे में भी 38% की बढ़त है। क्या रही है इस बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CMD कृष्णा प्रसाद चिग्रुपति। मिस्टर चिग्रुपति, आपका स्वागत है। एक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स हमारे सामने है, अच्छा क्वार्टर रहा है, कहां से आप लोगों को सहारा मिला है? व्हाट हैज सपोर्टेड दिस परफॉर्मेंस सर? This is an ongoing thing, Priyanka, and quarter on quarter this improvement has been shown, and we have always also been given guidance that every quarter there will be a continued improvement in the bottom line. And this year, this quarter, if you see, even though the top line grew only by 11%, the PAT grew by 34%. And we do believe it's a product mix that's contributing to all this type of bottom line growth. And also we have a lot of internal production of APIs, which when we use in our production of formulations, the profit margins increase. And this is ongoing, and we see this continuing quarter on quarter for some more time. And then we have our JV in Vizag, which is a CRAMS business. That is coming online, and when that also adds up, we definitely hope that our margins will continue to keep growing. Also, we just saw there's a sort of an increased spent on R&D, up to 70%. Will this R&D cost stay high levels only, at high levels? R&D will continue to be at the same level. I don't think there'll be much more increase than this. Okay, so going forward, how do you see the quarter 4? The quarter will keep the same trend, and I actually think there will be a slight improvement compared to what we did in the last quarter. थैंक यू सो मच। कृष्ण प्रसाद चिग्रुपति हमारे साथ है, ग्रैन्यूल्स इंडिया के CMD, बता रहे थे अच्छे नतीजे रहे हैं और ये कंपनी का अच्छा प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। और अब प्रकाश जी, आपकी सलाह मैं चाहूंगी, टेक्निकल चार्ट्स पर आपको ग्रैन्यूल्स इंडिया कैसा दिख रहा है? कंपनी के नंबर्स अच्छे आए हैं और हम स्टॉक में भी देख रहे हैं बढ़त ही नजर आ रही है, आप टेक्निकल चार्ट में से कैसे देख रहे हैं? पर मैं चार्ट निकाल लेता हूँ ग्रैन्यूल्स इंडिया का, देखें क्या हाल है वहां पर। ग्रैन्यूल्स इंडिया का जो चार्ट है, स्ट्रक्चरली लगता है जो करेक्शन था वो खत्म हो चुका, अब बाउंस हुआ है, अच्छी जगह से हुआ है, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन 100 के आसपास है। अब मूव अप शुरू हुआ है, लगता है 140 का लेवल है वो भी देख पाएंगे आप, 116 में है, तो ये वक्त लग सकता है, लेकिन यस चार्ट में स्ट्रेंथ नजर आ रही है ग्रैन्यूल्स इंडिया। अब रुक करते अपने दर्शकों के सवालों का। राजकोट से बिपिन मेरे साथ हैं फोन लाइन पर। नमस्ते बिपिन जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास IDFC बैंक है 650 70 के रुपीस के भाव, 70 के भाव पे। ओके, शॉर्ट टर्म का नजरिया बिपिन आपका या लंबी अवधि के लिए आपने खरीदा? लंबी अवधि का है, मोर देन 5 ईयर्स। ओके ग्रेट, तो लंबी अवधि के लिए बिपिन ने चूज किया है IDFC बैंक को, फिलहाल 7 रुपए 15 पैसे पर शेयर, नुकसान इन्हें उठाना पड़ रहा है। प्रकाश जी, आपकी सलाह IDFC बैंक? इनको फिक्र नहीं करना चाहिए, 5 साल का अगर नजरिया है तो होल्ड ही कीजिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है, अच्छा बेस बना हुआ है, अब एक करेक्शन आने की जरूरत थी, वो मिल भी गया करेक्शन, मुझे लगता है अब यहाँ पर एक अच्छी जगह में खरीदा इन्होंने, तो होल्ड कीजिए, ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, 5 साल का नजरिया बढ़िया है, होल्ड कीजिए।
रांची से दिवांशु गडगिल जी के सवाल को शामिल करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए दिवांशु ने भेजा अपना सवाल। अरविंद पर सलाह चाहते हैं। 50 शेयर होल्ड करते हैं। 343 रुपए 90 पैसे इनकी खरीद रही है। फिलहाल 35 रुपए 90 पैसे पर शेयर इन्हें मुनाफा हो रहा है। और थोड़ी देर पहले अरविंद का मैनेजमेंट भी हमारे साथ था और उनका कहना था कि डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी से जितनी सारी दिक्कतें हुई थी अब वो दूर हो रही हैं। तो ये मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड शेयर करना चाह रही थी क्योंकि अरविंद का मैनेजमेंट आज सुबह ही हमारे साथ सौदा आपका में था। लेकिन अब प्रकाश जी के पास चलते हैं। प्रकाश जी, 35 रुपए के आसपास का मुनाफा अरविंद में हो रहा है यहाँ पर। दिवांशु को आगे आप क्या रणनीति कहेंगे इनको अपनानी चाहिए? देखिए, इनका बेसिकली जो स्ट्रक्चर है चार्ट बढ़िया पॉजिटिव है, तो ये होल्ड की सलाह है। अपमूव मिल सकता है। ऑल टाइम हाई करीब 420-30 के करीब है, वो भी क्रॉस हो जाएगा। 500 का जो नजर आएगा लेवल, लेकिन वक्त लगेगा उसे वहां तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। अच्छा जगह है। ओके, होल्ड कीजिए अरविंद। और इसी नोट पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को ही आगे बढ़ाएंगे। प्रकाश काबा हमारे साथ हैं आपको समझाने के लिए हर स्टॉक का टेक्निकल ट्रेंड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्वागत है आपका। दिल्ली से राजेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते राजेंद्र जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास और ये आपने लंबी अवधि के लिए लिया है या शॉर्ट टर्म का नजरिया, ये भी बताइएगा। नमस्कार मैडम, ऐसे आप प्रॉब्लम कोई पीरियड की नहीं है। मेरे पास 100 शेयर है अदानी पोर्ट 315 के हिसाब से। ये अभी मेरा ख्याल 1.5-2 महीना पहले लिया था जिसके रिजल्ट आए थे। और मेरे पास ये 400 शेयर है 20 टीवी के 110 रुपए के हिसाब से। इसको काफी पीरियड हो गया, 1.5 साल हो गया इसको। ओके। एक नोसिल इंडिया 80 रुपीज। नोसिल इंडिया, नोसिल भी है आपके पास। ओके, तो 3 स्टॉक आपने बताए हैं और अब इन तीनों पर प्रकाश जी का हम नजरिया समझते हैं टेक्निकल चार्ट कैसे हैं। तो इन्होंने बताया कि इनके पास है डिश टीवी, अदानी पोर्ट और नोसिल। आपके नजरिए में कैसे हैं ये तीनों स्टॉक, क्या सलाह देंगे आप प्रकाश जी? अडानी पोर्ट्स की बात करें तो इनको होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो टारगेट है 340 से 360 का है, वक्त लग सकता है, वहां तक चला जाएगा। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला था 250 में, फिर एक कंसोलिडेशन भी हुआ है और फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से अडानी पोर्ट्स तो होल्ड है। रही बात डिश टीवी की, यहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 85 के आसपास है। अपर रीजन में जो टारगेट है 100 से 115 का, ये भी स्टॉक बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए। इसमें जब भी डिप्स मिल जाती है तो उसका एडवांटेज लेना चाहिए। ये रेंज में चल रहा है लेकिन अपर रीजन में एक अपमूव जरूर मिलेगा आपको यहां पर। रही बात नोसिल की, अब ये चार्ट निकाल लेते हैं नोसिल का। नोसिल का चार्ट भी बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 70 के आसपास है। मुझे लगता है वक्त देंगे तो 100 के आसपास वहां तक जाने की भी पूरी कोशिश करेगा। 95, 90, 90 जोन्स, ये 100 का ये जोन है, यहां पर जाने की कोशिश करेगा। वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं नोसिल में। शुक्रिया प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और सौदा आपका में मुझे भी यही दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप देखते रहिए CNBC आवाज। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ।